नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य क्लासेज मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके तीसरे अध्याय से संबंधित बात कर रहे थे। वैसे काफी दिन हो गए आपके तीसरे अध्याय से बातचीत करते हुए। आज उम्मीद करते हैं कि इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए। लास्ट अपनी बातचीत हो गई थी परमाणु ऊर्जा तक। परमाणु ऊर्जा क्या होती है, परमाणु ऊर्जा किस तरीके से कार्य करती है, यहाँ तक का बातचीत करने के बाद में अपन ने देखा था भारत तथा राजस्थान के अंदर की कहाँ कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है उनकी बातचीत कर ली थी। आज पर बातचीत करेंगे भूतापीय ऊर्जा की, अर्थात भूतापीय ऊर्जा होती क्या है, किस तरीके से कार्य करती है और इसकी क्या विशेषता है। देखो, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय का मतलब क्या है, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। अब देखो, भूतापीय का मतलब क्या हो गया, भू का मतलब भूमि, इसका मतलब ये हो गया भूमि से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा, प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो अपने को पृथ्वी से प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, अपन ने सिंपल परिभाषा देख ली कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, यानी ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। इस चीज से आप बिल्कुल पहले से ही वाकिफ है कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे, पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है, ठीक है ना। अब जमीन के अंदर जो भाप के रूप में ऊष्मा और जो भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित है उससे क्या किया जाता है, बिजली बनाने का कार्य किया जाता है। इसी को ही अपन भूतापीय ऊर्जा का नाम देते हैं, ठीक है ना। और वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के, अब जैसे देख लो ये चित्र दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा का, यानी परमाणु ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त की जाती है। ये विखंडन द्वारा ऊष्मा है, नाभिकीय रिएक्टर है, फिर इसमें से गर्म जल जाता है, भाप बनती है और भाप से क्या हुआ आता है कि ये जो टरबाइन होता है, ये टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन जैसे यहाँ से गति करता है तो टरबाइन से गति करने के बाद में जनरेटर में वो ऊर्जा होती है वो संग्रहित हो जाती है और उससे बाद में विद्युत का उत्पादन हो जाता है, ठीक। के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, अब देखो भूतापीय ऊर्जा कहाँ का यूज ली जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा, देखो ये जो यूएसए है आपका, यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। देखो यूएसए के अंदर विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। और इसके बाद, इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो भूतापीय ऊर्जा न्यूजीलैंड, उसके बाद में आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में स्थित है। और भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख के पुंगा घाटी में स्थित है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित है, तो एक तो है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण, एक क्षेत्र पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के अंदर स्थित है। और लद्दाख में बात करें तो पुंगा घाटी में स्थित है प्रमुख अपना ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। आगे बात करें अपन तो देखेंगे कि हम्म यहाँ पे अपने चित्र है मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रखी है वो यहाँ पे इसमें दर्शाया हुआ है, ठीक है। देखो चित्र में क्या दिख रहा है, पहले में दिख रहा है कि मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा, पहला ये देखो मणिकर्ण, ये जो है आपका भूतापीय ऊर्जा का जगह दिख रहा है, पता नहीं धुआं निकल रहा है। उसके बाद में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना, ये देखो भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाया जा रहा है, ठीक है। और भूतापीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, तो देखो इस तरीके से की जाती है। प्राकृतिक दरार के अंदर से भाप बाहर निकलती है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कुआं खोद दिया जाता है और इस कुएं के अंदर से फिर वो भाप आती है तो वो टरबाइन घूमने लगता है और उसी टरबाइन और जनरेटर से वापस ऊर्जा बन जाती है। उसके बाद में बात करें अगर अपन ज्वारीय ऊर्जा की, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, देखो ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। अब ये ज्वार क्या होता है, ज्वार कोई वो खाने पीने वाली जो अपने ज्वार होती है वो ज्वार नहीं होता है।
यहाँ जो ज्वार का संबंध है वो है समुद्री जल। कौन सा जल? समुद्री जल। और ये जो समुद्री जल से संबंधित है, अब समुद्र का जल जो होता है ऊपर उठकर नीचे गिरना। देखो, समुद्र के जल में आता है ज्वार भाटा, ठीक है ना। ज्वार भाटा उसे कहते हैं कि समुद्र का जल की जो धाराएं हैं वो एक साथ ऊपर उठती है और एक साथ नीचे गिरती है, तो इन धाराओं को ही कहा जाता है आपका ज्वार भाटा। और इन धाराओं के माध्यम से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध निर्माण से किया जाता है उच्च ज्वार के। और सबसे पहले अगर बात करें विश्व का सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कौन सा है, तो फ्रांस में बनाया गया। विश्व का सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया, तो आपके फ्रांस के अंदर बनाया गया। ये अपन ने चीजें देख ली थी। हाँ, देखो अब इस चित्र के अंदर देखो कि निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किस तरीके से होता है। देखो, ये पुल बना हुआ है, पुल के नीचे क्या होता है कि निम्न ज्वार भाटा आता है, तो बिल्कुल इस तरफ जाएगा निम्न ज्वार भाटे में, तो ये टरबाइन के अंदर जाएगी पानी, और जनरेटर से वापस वो आपकी ऊर्जा बन जाएगी। और निम्न ज्वार आएगा तो ये वापस इस तरीके से, और उच्च ज्वार आएगा तो वापस इस तरीके से। दोनों तरफ इन्होंने टरबाइन लगा रखी है ताकि इसका उपयोग हो सके दोनों ज्वारों में, और बिजली का उत्पादन किया जा सके। देखो, समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। और ये जो ज्वारीय क्षेत्र कहाँ पे है, तो रूस के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, और भारत में बात करें तो भारत में कहाँ है, कच्छ की खाड़ी के अंदर स्थित ज्वारीय क्षेत्र स्थित है। बायोगैस क्या होता है? देखो, जैविक अपशिष्ट पदार्थ। देखो, बायोगैस क्या है? जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट और को गैसियों में बदला जा सकता है। इसे ही बायोगैस कहा जाता है। देखो, बायोगैस क्या चीज होती है? ये भी एक प्रकार से आपके ऊर्जा का संसाधन है, ठीक है। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित हो। अभी इन सबको अपन इकट्ठा कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, अपघटित होंगे, ठीक है ना। सारा कूड़ा कचरों को एक डब्बे में भर के बंद कर देंगे तो ये अपघटित होंगे, और जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब अपन इन सभी कचरा पात्र को इकट्ठा करेंगे तो इससे जो गैस बनेगी वो बनेगी आपकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और बायोगैस खाना पकाने, इसका उपयोग देख लीजिए। बायोगैस जो है वो आपके खाना पकाने के साथ साथ विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। और ये जो ऊर्जा है वो बिल्कुल सर्वव्यापी है, लेकिन इसका विदोहन जो है वो बहुत ही खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करें, एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाए। और यहाँ देखिए, ये जो आपका बायोगैस है इसका पूरा चित्र दे रखा है। यहाँ पे करदम दे रखा है, गैस टैंक दे रखा है, इसके अंदर मृदा निकास, उर्वरक, ये सारी, और यहाँ से वापस ये चीजें बाहर निकल के आपके बायोगैस का निर्माण करती है, ठीक है। अभ्यास प्रश्न आ गए, काफी दिनों के बाद अपने अभ्यास प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। देखो, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो देखो, 3 सामान्य खनिज कौन से हैं? तो पहला आप देख लीजिए, आपका नमक। दूसरे खनिज की बात करें तो आपके हो गए प्लास्टिक पदार्थ, प्लास्टिक पदार्थ, प्लास्टिक पदार्थ हो गए। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे अपने हो जाएंगे बर्तन। आपके घरेलू जो बर्तन है वो सारे भी खनिजों से बने होते हैं। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? देखो, अयस्क जो होता है वो होता है खनिजों का अशुद्ध रूप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दूसरे प्रश्न का आंसर, खनिजों का अशुद्ध रूप। अशुद्ध रूप होता है। कौन होता है? अयस्क होता है। ये जो आपका अयस्क है वो खनिजों का अशुद्ध रूप होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं?
तो ये पाए जाते हैं भूगर्भ में। कहाँ पाए जाते हैं? भूगर्भ में। भूगर्भ का मतलब है जमीन के अंदर। देखो अयस्क जो है वो खनिजों का अशुद्ध रूप होता है, फिर इनको रिफाइनरी में बेच करके शुद्ध किया जाता है और फिर मनुष्य के लिए ये उपयोगी बनते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो सामान्यतः ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न देशों के नाम बताइए। तो प्राकृतिक गैस के अंदर संपन्न जो दो देश है, इसके अंदर बात करें तो आपके हो जाएगा रूस, और अपना हो जाएगा नॉर्वे, और यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? तो देखो ग्रामीण क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में और शुष्क क्षेत्र में। तो देखो तटीय क्षेत्र की बात करें तो आपकी हो जाएगी कौन सी? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। और दूसरी कौन सी जो अभी अभी अपन बात कर रहे थे? ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बायोगैस और सौर ऊर्जा। और शुष्क प्रदेशों की बात करें तो बिल्कुल सौर ऊर्जा सबसे पहले। और या ग्रामीण ऊर्जा के अंदर अपन जल ऊर्जा भी, जल विद्युत की भी बात कर सकते हैं, लेकिन शुष्क प्रदेशों में जल विद्युत की बात नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है ना, इस तरीके से ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। 5 तरीके दीजिए जिसमें जिनसे कि आप अपने घर के अंदर ऊर्जा को बचा सकते हो। ये आप स्वयं को लिखना होगा, किसी भी तरीके से आप 5 इसमें कार्ड लिख सकते हैं कि हम इन तरीकों से बिजली की बचत कर सकते हैं। ठीक है। सही को चिन्हित कीजिए। देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है? वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही बात है। वे असमाप्य होते हैं, नहीं, खनिज कभी असमाप्य नहीं होते। खनिज कभी ना कभी तो समाप्त हो ही जाते हैं। जैसे बात करें पेट्रोलियम पदार्थ की, तो पेट्रोलियम पदार्थ है वो बहुत ही कम निकल रहा है और वर्तमान समय में ये धीरे धीरे नष्ट होने वाली एक आपका खनिज बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन विश्व के तांबे में अग्रणी उत्पादक है? तो अग्रणी उत्पादक की बात करें तो अपना है चिली और पेरू। तो चिली आ गया ना, चिली। और दूसरे अगर मैं बताऊं तो आपका आगे हो जाएगा पेरू। और ये चिली और पेरू जो है तांबे के उत्पादन में अग्रणी देश है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का संरक्षित नहीं करेगी? कौन सी संरक्षित नहीं करेगी? देखो पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, संरक्षित नहीं करेगी। खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ये तो संरक्षित करे नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी काट देना, आपकी गैस सुरक्षित रहेगी। प्रेशर कुकर में खाना बनाना, बिल्कुल। पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, बिल्कुल। आपका ये ग है, जो ग है वो राइट होगा, क्योंकि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन बनाएंगे तो संरक्षित नहीं रहेगी, ज्यादा गैस अपनी खत्म होएगी, क्योंकि उसके अंदर कम ज्वाला पर भोजन पकाएंगे तो धीरे पकेगा, इस कारण। उसके बाद में है कारण बताइए। बड़े बांधों के निर्माण में पूर्व व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। बड़े बांध जो होते हैं इनका निर्माण करने के लिए आसपास की पर्यावरणीय स्थिति को देखना चाहिए कि कहाँ जनसंख्या अधिक रह रही है, कहाँ पानी की जरूरत है, वो सारी चीजें देख करके बांध का निर्माण करना चाहिए। अधिकांश कोयला खानों के पास अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास में केंद्रित होते हैं, बिल्कुल केंद्रित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको आसानी से क्या मिल जाएगा? कोयला मिल जाएगा, और कोयले से उद्योगों को संचालित किया जा सकता है, क्योंकि कोयले से प्राप्त होती है ऊर्जा। ठीक है ना, इसीलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, बिल्कुल पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इससे बनने वाली जो वस्तुएं हैं वो बहुत ही कीमती होती है। ठीक है ना, इससे बनने वाली वस्तुएं बहुत ही कीमती होती है। ठीक है। आग खनन पर्यावरण चिंता का विषय हो सकता है, बिल्कुल चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जितना अपन अधिक खनिज प्राप्त करेंगे, जितनी अधिक अपन पृथ्वी को खोदेंगे, पृथ्वी इतनी कमजोर होगी और इससे अपना ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। देखो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन क्या है और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन क्या है, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से अंदर पढ़ा रखा है। उसके बाद में आपको
बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर लिखना है। इस वीडियो को वापस देख के उनके अंदर एक एक दो दो अंतर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में लोह और अलोह क्या है, लोह इस तरफ लिखोगे और अलोह इस तरफ ले रखोगे, जैसे इस इधर लिख दिया अलोहा, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर लिखोगे भाई, लोह जो होता है जिसके अंदर लोहा पाया जाता है, और ये जो होता है अहलो जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता, वो सारी चीजें। धात्विक और धात्विक खनिज क्या होता है, धात्विक खनिज वह होता है जिसके अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है, और अधात्विक खनिज वो होता है जिसके अंदर अधातु की सॉरी धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। जिसके अंदर जो ऊष्मा का सुचालक हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। ये सारी चीजें अपने इसके अंदर लिख सकते हैं। और यह इसी के साथ आपका ये तीसरा अध्याय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अध्याय के अंदर अपन बातचीत करेंगे जो आपका संबंधित है किससे, और ये नाम क्या देख लेते हैं, कृषि से संबंधित है। और नेक्स्ट अध्याय के अंदर अपन सारी कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देखने वाले हैं। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक जरूर शेयर करें।